तो आज सबसे पहले हम जानेंगे द्वादश भावों के नाम के बारे में जानेंगे, फिर परिचर्चा करेंगे शनि भैया और साढ़े साती के बारे में। ठीक है, तो लग्न किसे कहते हैं, केंद्र इत्यादि भावों के जो नाम है, इन भावों के जो है श्लोक है और इसका अर्थ है, इसका मैं बताऊंगा बाद में अर्थ। पहले ट्रिक के माध्यम से आपको सरलता पूर्वक मैं द्वादश भावों के नाम याद करा दूंगा, फिर आपका श्लोक को अर्थ सहित आप लोगों को फिर बताऊंगा। सबसे पहले जो कुंडली इस प्रकार से बनी हुई होती है कुंडली, उसको किस प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्टम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, ये अर्थात 12 घरों के नाम को इसको प्रथम भाव कहते हैं। ठीक है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, इस प्रकार से द्वादश भावों का नाम जानना चाहिए। अब इसके बाद अन्य अन्य नाम भी, उन नामों को हम जानेंगे। अन्य विशाल जी, अन्य दिलीप जी, आप लोग सब लोग म्यूट कर लें। अब हम जानते हैं सबसे पहले लग्न किसे कहते हैं। तो लग्न किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जो पहला भाव है, प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। ये स्पष्ट जाने कि लग्न बोलते ही सबसे पहले जो प्रथम भाव होगा इसे लग्न कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब जो है फिर केंद्र किसे कहते हैं, तो केंद्र को जानने के लिए केंद्र कहते हैं प्रथम भाव, पहला भाव, इसे केंद्र कहते हैं। अब एक को 3 जोड़ते जाइए, एक में आप 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, इसे भी केंद्र कहते हैं। 4 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, इसे भी केंद्र कहते हैं। 7 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो 1, 4, 7, 10, ये 4 भावों को केंद्र कहते हैं। आपको बस सबसे पहले ये जानना है, लग्न प्रथम भाव को कहते हैं, केंद्र भी प्रथम भाव को कहते हैं। इसका ट्रिक है 3, एक में 3 जोड़ेंगे 4 केंद्र, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 केंद्र, 7 में 3 जोड़ेंगे 10। तो 1, 4, 7, 10 इन भावों को केंद्र कहते हैं। अब हम दूसरा आते हैं, पणफर किसे कहते हैं जानेंगे। तो पणफर कहते हैं, दूसरे भाव को पणफर कहते हैं, द्वितीय भाव को। अब इसका भी ट्रिक है 3, 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8वां भाव होगा, 8 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 11। तो पणफर बोलते ही आपको द्वितीय, पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भावों का ज्ञान हो जाएगा। तो रजनी जी, आप वीडियो ऑडियो को म्यूट कर लें। माता जी सुन पा रही हैं, म्यूट कर लें अपना जी। तो पणफर जो भाव होता है, पणफर पणफर पणफर, द्वितीय भाव को पणफर कहते हैं। 2 में आप +3 करते जाइए तो पंचम भाव पणफर होगा, 5 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 8, ये अष्टम भाव, और 8 में फिर 3 जोड़ेंगे एकादश भाव को पणफर कहते हैं। अब हम जानेंगे आपोक्लिम भाव किसे कहते हैं। तो आपोक्लिम भाव तृतीय भाव को, अभी परीक्षा होगा अंतिम में कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में, आप सभी को पूछा जाएगा, तो ध्यान पूर्वक सुने। तो तृतीय भाव को आपोक्लिम भाव कहते हैं, आपोक्लिम आपोक्लिम आपोक्लिम। अब इसका भी ट्रिक है 3, तृतीय भाव में 3 में +3 करेंगे तो 6, 6 में फिर +3 करेंगे तो 9, 9 में फिर +3 करेंगे तो 11, द्वादश, अर्थात 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो आपोक्लिम भाव कहते हैं ही तृतीय भाव, छठा भाव, नवम भाव और द्वादश भावों को जानना चाहिए। भाव का तात्पर्य होता है घर, घर को भाव कहते हैं। तो सभी को समझ में आ रहा है, आपोक्लिम भी समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। जी गुरुदेव। जी। अब जी हम गुरुदेव। जानते हैं उपचय भाव किसे कहते हैं। अब उपचय कहते हैं आधा आपोक्लिम, आधा आपोक्लिम और दशम भाव और एकादश भाव को उपचय कहते हैं। अब आधा आपोक्लिम कैसे,
बोले तृतीय भाव और षष्ठम भाव और नवम और द्वादश भाव को हमने क्या जाना था, अपोक्लिम जाना था। तो आधा अपोक्लिम बोलते ही तृतीय भाव और षष्ठम भाव, ठीक है। और दसम भाव और एकादश भाव को उपचय, उपचय का तात्पर्य वृद्धि स्थान भी कहते हैं। तो उपचय भाव बोलते ही आपको तृतीय भाव, षष्ठम भाव, दसम भाव और एकादश भाव भी जानना चाहिए, उपचय भाव। अब हम जानते हैं त्रिषणाय भाव। त्रिषणाय भाव किसे कहते हैं, इसके विषय में जानेंगे। त्रिषणाय भाव किसे कहते हैं, ये आपको यह सूत्र है। अब त्रिषणाय भाव किसे कहते हैं, त्रि का तात्पर्य तीन होता है, षड का तात्पर्य होता है छह, और आय भाव का तात्पर्य होता है एकादश भाव को आय भाव भी कहते हैं। तो त्रिषणाय भाव, त्रिषडाय, त्रिषडाय का तात्पर्य होता है तृतीय भाव और षष्ठम भाव और एकादश भाव। इसे जो है आपका इन इन तीनों भावों के स्वामी को जो है पाप फलदायक माने गए हैं इत्यादियों के विषय में बाद में हम जानेंगे। केंद्र भाव 1 4 7 10 भाव को शुभ माना गया है, ठीक है। अब जो है ये उपचय भाव के स्वामी जो है पाप फलदायी होते हैं इत्यादियों के बारे में बाद में विस्तृत जानेंगे। तो हमने त्रिषणाय भाव भी जाना, तो म्यूट कर लें रितेश शर्मा जी, धनंजय पांडे जी म्यूट कर लें। अब हम जानते हैं, आगे बढ़ेंगे, चतुरस्र भाव। चतुरस्र भाव किसे किसे कहते हैं, चतु का तात्पर्य होता है चार और अस्त्र का तात्पर्य होता है आठ। तो चतुरस्र भाव बोलते ही आपको चतुर्थ भाव और अष्टम भाव का ज्ञान हो जाता है। तो चतुरस्र भाव, चतुर्थ भाव और अष्टम भाव को चतुरस्र भाव के नाम से जाना जाता है। अब फिर हम बढ़ेंगे त्रिकोण। त्रिकोण भाव कहते हैं प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। अब देखिए इससे पांचवा घर ये है, पांच से पांचवा घर ये है और पांच से ये पांचवा घर होने के कारण इनका तीन कोण होने के कारण त्रिकोण कहा गया है इसे। त्रिकोण बोलते ही पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव को त्रिकोण कहते हैं। अगर कोण मात्र कहीं शब्द का प्रयोग होता है, कोण, कोण मात्र शब्द का प्रयोग होगा तो आपको पंचम भाव और नवम भाव को मात्र जानना चाहिए। कोण शब्द का अगर कहीं प्रयोग होता है, त्रिकोण का प्रयोग होगा तो पहला आएगा और कोण मात्र शब्द का प्रयोग होगा तो पंचम भाव और नवम भाव। ये सबसे श्रेष्ठ फलदायी होते हैं केंद्र भाव और त्रिकोण भाव का जो है जो ग्रह होते हैं श्रेष्ठ फल देते हैं। लग्न से बलवान होता है चतुर्थ, चतुर्थ से बलवान होता है आपका सप्तम, सप्तम से अधिक बलवान होता है आपका दसम भाव। उसी प्रकार त्रिकोण में जो है पंचम से भी अधिक बलवान होता है नवम भाव, श्रेष्ठ फल देने वाला। कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है अगर ये त्रिकोण का भाव का स्वामी और केंद्र भाव का स्वामी अगर केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो तो राजयोग बनता है। केंद्र त्रिकोण पतये रेखत्व योग कारक, अर्थात योग कारक बनता है। राजीव श्रीमाली जी म्यूट कर लें, राजीव माली जी म्यूट कर लें शीघ्र। शीघ्र म्यूट कर लीजिए जी। तो अभी हमने जाना त्रिकोण और केंद्र भाव के बारे में जाना। अब त्रिक भाव कहते हैं जिसे दुष्ट स्थान भी कहते हैं, अशुभ स्थान भी कहते हैं। त्रिक बोलते ही छठा भाव, आठवां भाव और 12 भाव को त्रिक भाव कहते हैं। त्रिक भाव के नाम से जाना जाता है जिसे अशुभ स्थान कहते हैं। इस भाव में अगर केंद्र और त्रिकोण का स्वामी आकर के बैठने पर कमजोर होता है तो ये जो है उस भाव में का हानि होता है। अगर छठा, आठवां और द्वादश भाव का स्वामी ग्रह अन्य भाव में जिस भाव में बैठता है तो उस भाव का फल का हानि कराता है, उस भाव में विघ्न पहुंचाता है, ऐसा जानना चाहिए।
तो आपने जाना त्रिक भाव या दुष्ट स्थान भी कहते हैं या अशुभ स्थान भी कहते हैं छठे, आठवें और द्वादश भावों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। मारक, मारक भाव कहते हैं सप्तम भाव को और द्वितीय भाव को मारक भाव कहते हैं। अब सप्तम से भी अधिक मारक होता है द्वितीय भाव। ये दोनों भावों को मारक भाव कहते हैं। मारक स्थान कहते ही आपको द्वितीय और सप्तम भाव जानना चाहिए। जो एसपी आपका अनम्यूट है, कृपया म्यूट कर ले। आप लोग बार बार म्यूट क्यों खोल लेते हैं? दिक्कत हो जाती है पढ़ाने में जी। आज त्रिषणायस तो हमने पढ़ा था, और द्वितीय द्वादश जो भाव, द्वितीय भाव होता है और द्वादश भाव होता है, इस भाव में जो है साहचर्य के अनुसार जो है फल देते हैं। इसको द्वितीय और द्वादश भाव को नेत्र संज्ञा दिया गया है। इसको नेत्र भाव भी कहते हैं। नेत्र भाव कहते हैं आपको द्वितीय भाव और द्वादश भाव को जानना चाहिए। इस प्रकार से भावों का नामकरण किया है, क्योंकि किसी व्यक्ति को हमको बुलाना है तो उनका नाम जानना हमें परम आवश्यक होता है। शर्मा जी का अनम्यूट है, कृपया म्यूट कर लें। तो अगर हमें यहाँ जितने लोग भी अभी जुड़े हैं अध्ययन करने के लिए, चाहे गंगेश जी हो, आकाश जी हो, अजय जी हो, जो है राजीव जी हो, तो अगर आप लोगों का नामकरण नहीं होगा तो हम बुला नहीं पाएंगे। जिनसे बात करनी हो तो मैं उनका नाम जो है एक संज्ञा देना परम आवश्यक होता है, क्योंकि मैं उन्हीं से डायरेक्ट संवाद कर सकूं। तो उसी प्रकार ये द्वादश भावों के विषय में अगर हम कुछ बात बता रहे हैं तो उन भावों का नाम रखा गया है, तेरे को बोल रही है जानने दीदी में छोगी। सरलता हो। रितेश शर्मा जी म्यूट कर लें। रितेश शर्मा जी अनम्यूट है। अरे भाई आप बार बार बोलना ना पड़े, आप लोग ध्यान रखिए। रितेश शर्मा जी अनम्यूट है, म्यूट कर ले शीघ्र। जी। तो नामकरण करना परम आवश्यक होता है हमें। एक को बोलता हूं तो दूसरा खोल देता है। कृष्णकांत पांडे जी ध्यान रखिए, किसी भी व्यक्ति को ये भावों का नाम जो है संज्ञा इसलिए रखा जाता है व्यवहार के लिए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे पुस्तक का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे पर्वतों का नाम हो, चाहे भवन का नाम हो, तो व्यवहार के लिए हमें नाम रखना पड़ता है। तो इसी प्रकार ये द्वादश भावों का जो है नामकरण अभी हमने किया, हमने जाना। तो सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया, बताएं। ये त्रिषणाय का मतलब बताया नहीं आपने, और द्वितीय द्वादश नेत्र संज्ञा। त्रिषणाय के बारे में देखिए, त्रि का तात्पर्य होता है 3, षड का तात्पर्य होता है 6, और आय का तात्पर्य होता है एकादश। ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। त्रि का तात्पर्य 3, षड का तात्पर्य होता है गुरुजी आपका 6। आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है गुरुदेव। आवाज कट कट के आ रहा है आपका। जी जी, दूसरे से भी मैं जुड़ता हूँ। आपका एक काम करिए, वीडियो म्यूट कर लीजिए। वीडियो म्यूट कर लीजिए तो आपको आवाज सही सुनाई देगा। नहीं म्यूट ही है गुरुजी, वीडियो पर नहीं आ रहा, कट कट के आ रहा है, बीच में पूरी लाइन नहीं सुनाई दे रही है। तो फिर मैं रुकिए, दूसरे से भी जुड़ता हूँ। सभी को ऐसे ही सुनाई दे रहा है? कट कट के आवाज सुनाई दे रहा है ना? सही सुनाई दे रहा है? सही है गुरुजी, सही है। बढ़िया सुनाई दे रहा है। वो उनका नेट नेटवर्क स्लो का होने प्रॉब्लम के होगा। कारण शायद ऐसा भी हो सकता है। अभी मैं जियो से जुड़ूंगा तो पूरा विघटन ही उत्पन्न कर देगा, इसलिए मैं एयरटेल से जुड़ा हूँ। नहीं कोई नहीं गुरुजी, मैं थोड़ा बाहर से देखता हूँ, हो सकता है मेरा नेट कम सिग्नल नहीं आ रहा होगा, मैं बाहर जाके देखता हूँ, कोई बात नहीं। आप ही हो सकता है। हाँ जी 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 जी। तो अभी हमने द्वादश भावों के बारे में जाना। तो ये कोई कठिन विषय नहीं है, बहुत सरल है। हमको द्वादश भावों का नाम जानना परम आवश्यक होता है। गुरुजी देखिए, द्वितीय और द्वादश का साहचर्य का मतलब क्या हुआ? साहचर्य होता है दूसरों का सहयोगवश। साहचर्य क्या है? तो ये दूसरों और का, द्वादश भाव आपने बोला साहचर्य ना, उसका हाँ, मतलब क्या हुआ अर्थ?
ये द्वितीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी, ये जिन ग्रहों के साथ वो सहचर्य अर्थात दूसरों के साथ बैठते हैं तो उन्हीं के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। दूसरों का दृष्टि होगा तो उनके अनुरूप वो जो है फल प्रदान करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो केंद्र बोलते ही आपको 1 4 7 10 इन भावों का नाम याद हो जाएगा। केंद्र केंद्र केंद्र। पणफर बोलते ही द्वितीय भाव, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5वां भाव, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8वां भाव, ये जो है 8वां, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 भाव। ये आपको पणफर बोलते ही याद हो जाएगा। फिर आया आपोक्लिम, तो तृतीय भाव को आपोक्लिम कहते, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं, परीक्षा लेते हैं। ठीक है जी। तो कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में आपका स्वागत है सभी का। तो सबसे पहले कौन आएगा बताइए? मुझे लीजिए। मैं आऊंगा जी दिलीप जी, आपका कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहला आपका प्रश्न ये है, आप बताइए जो है उपचय भाव, नहीं चलिए 3 भाव के बारे में पूछता हूँ, केंद्र, त्रिकोण और पणफर के बारे में बताइए। केंद्र किसे कहते हैं, पणफर किसे कहते हैं और आपोक्लिम किसे कहते हैं बताइए। केंद्र कहते हैं प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम भाव को। इसका सूत्र क्या है, ट्रिक क्या है? 3 3 जोड़ना है, जी 3 3 जोड़ना है। 3 4। अब बताइए पणफर भाव कौन कौन सा है? पणफर भाव द्वितीय है और पंचम भाव और अष्टम भाव और एकादश भाव। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है। दूसरे पड़ाव भी आप पार कर चुके, तीसरे पड़ाव में पहुंच चुके। तीसरा पड़ाव का पहला प्रश्न ये बताइए, उपचय भाव, चलिए आपोक्लिम भाव किसे कहते हैं बताइए। अपोक्लिम तृतीय भाव को और षष्टम भाव को और इतना समय नवम लगाएंगे भाव तो को। फाइन लगेगा। बता 3 6 9 12 बोल दिए, झमेला ही खत्म। आप मतलब तीसरा आप बोल रहे हैं, आप 15 सेकंड लगा रहे हैं। दूसरा 3 6 9 12 3 3 3 जोड़ते रहिए। इतना सूत्र का देरी का उपयोग कोई कर रहा सवाल। हूँ गुरुजी, मुझे मैं सूत्र का उपयोग कर रहा हूँ, तो अरे अभ्यास करने में टाइम तो लगेगा। इनका पहाड़ा तो याद होना चाहिए। अभी पैसा का बात करूं तो आप, आपके पास 3 लाख रुपए था, मैंने 3 लाख दिया तो 6 9 12 ऐसे बोलने लगना। पैसे की बात आएगा तो आप सेकंड भी नहीं लगाएंगे। भाव का बात बोल रहा हूं तो आप इतना चलो समय लगा। कोशिश करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब फिर अन्य भावों को जी मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और फिर मैं पूछूंगा अन्य लोगों से। अब ये आपने जाना केंद्र, लग्न किसे कहते हैं, प्रथम भाव को ही लग्न कहते हैं, आपने जाना। और आपने केंद्र भी जाना, त्रिकोण भी जाना, और त्रिकोण नहीं जाना। अब हम जानेंगे उपचय भाव किसे कहते हैं। उपचय भाव जो कहते हैं आधा आपोक्लिम, आधा आपोक्लिम भाव होता है तृतीय और षष्टम और दसम भाव और एकादश भाव को उपचय भाव कहते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। ठीक है, उपचय भाव तृतीय षष्टम, ठीक है, आधा आपोक्लिम और दसम और एकादश भाव को उपचय भाव कहते हैं। ये भी आपने जाना। अब त्रिकोण भाव जो होता है, त्रिकोण भाव कहते हैं पंचम भाव, लग्न, पंचम और नवम। देखिए लग्न से गिनने पर 1 2 3 4 5, ये 5वां पड़ रहा है। फिर पंचम भाव से गिनने से नवम भाव पंचम पड़ेगा, 5 1 2 3 4 5, ये 5वां पड़ा। अब यहां से गिनने पर नवम भाव से लग्न गिनने पर पंचम पड़ेगा, 1 2 3 4 5। इसलिए इसे कोण कहते हैं, त्रिकोण कहते हैं। तीनों कोण होने के कारण इसे त्रिकोण कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जाना उपचय भाव और त्रिकोण के बारे में जाना, इस विषय में पूछेंगे। जी गुरुजी। फिर चतुरस्र भाव को जानेंगे। चतुरस्र भाव कहते हैं, चतु का तात्पर्य 4, अस्र का तात्पर्य होता है 8। तो चतुरस्र का तात्पर्य होता है चतुर्थ का तात्पर्य चतुर्थ और अस्र का तात्पर्य होता है 8। ठीक है, अब हम जानेंगे और एक भाव को बताता हूं, त्रिषणाय। इस बार त्रिषणाय, त्रि का तात्पर्य 3, तृतीय भाव, षड का तात्पर्य होता है 6, छठा भाव,
और आय का तात्पर्य होता है एकादश भाव को आय भाव के नाम से भी जाना जाता है। तो त्रिषडाय बोलते, त्रि का तात्पर्य 3, षड का तात्पर्य 6, आय का तात्पर्य 11। अर्थात उपचय किसे कहते हैं हमने जाना था, आधा आपोक्लिम, तृतीया और षष्टम को, और एकादश और दशम को, दशम और एकादश ये। फिर हमने जाना त्रिषडाय, त्रि का तात्पर्य 3, 6 का तात्पर्य 6, आय का तात्पर्य 11, त्रिषडाय। फिर चतुरस्र, चतु का तात्पर्य 4, अस्त्र का तात्पर्य 8, चतुरस्र का तात्पर्य चतुर्थ अष्टम। फिर आया त्रिकोण, त्रिकोण 1, 5, 9 त्रिकोण कहते हैं। ठीक है, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा। इसका त्रिकोण जानने का तात्पर्य ट्रिक है 4। 1 में 4 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 होगा, इसे त्रिकोण कहते हैं। और कोण मात्र शब्द का प्रयोग होगा, कोण जहां त्रिकोण नहीं होकर के कोण मात्र शब्द का प्रयोग होगा तो पंचम भाव और नवम भाव को कोण नाम से जाना जाता है। तो चलिए, कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में, कौन आएगा बताइए शीघ्र। जी गुरुजी, जी मैं मैं आ रहा हूँ। चलिए, तो सबसे प्रशांत। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से रहा, आप बताइए उपचय भाव किन किन भावों को कहा जाता है? 3, 6, 10, 11। बिल्कुल सटीक उत्तर है। आपने पहला पड़ाव पार कर चुके, दूसरे पड़ाव में पहुंच चुके। दूसरा पड़ाव का पहला प्रश्न ये रहा, आप बताइए त्रिषडाय भाव किसे कहते हैं? 3, 6, 11। जी बिल्कुल, आपने सही उत्तर दिया है। दूसरा पड़ाव भी पार कर चुके हैं, तीसरे पड़ाव में पहुंच चुके। चतुरस्र भाव किसे कहते हैं? 4, 8। बिल्कुल सटीक उत्तर है। आप बताइए कोण भाव किन किन भावों को कोण कहा जाता है? 5 और 9। बिल्कुल। और त्रिकोण? त्रिकोण 1, 5, 9। बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब दूसरे भावों को एक बार बताऊंगा तो फिर आप लोगों को फिर पढ़ाऊंगा, फिर पूछूंगा। ठीक है, अब हमने जाना था, ये याद हो जाए इसलिए मैं इसका वो अभ्यास करा रहा हूं। तो चलिए, हम जानते हैं अब त्रिक भाव जानते हैं, जिसे दुष्ट भाव भी कहते हैं, अशुभ स्थान भी कहते हैं। 6, 8 और 12 भाव को त्रिक भाव कहते हैं। त्रिक, ये त्रिक भाव कहते हैं। 6, 8 और 12 भाव को त्रिक भाव कहते हैं। और मारक भाव कहते हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक स्थान कहते हैं या मारक भाव भी कहते हैं। ठीक है, और द्वितीय और द्वादश भाव को नेत्र भाव भी कहते हैं। द्वितीय और द्वादश भाव को नेत्र भाव भी कहते हैं। तो अभी हमने जाना क्या क्या? त्रिक भाव जाना, 6, 8 और 12 भाव को त्रिक भाव कहते हैं। नेत्र भाव द्वितीय और द्वादश को कहते हैं जाना, और मारक भाव द्वितीय और सप्तम को कहते हैं। तो चलिए, कौन तैयार है, कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में, बताइए शीघ्र। हम गुरु जी। ये आ जाइए। तो सबसे पहले बताइए नेत्र भाव किसे किसे कहते हैं, बताइए। 2 12। बिल्कुल सटीक उत्तर है। आपने पहले पड़ाव भी पार कर चुके, दूसरे पड़ाव में पहुंच चुके। दूसरा पड़ाव का पहला प्रश्न, त्रिक भाव किसे कहते हैं? लिख करके नहीं, ऐसा तो हम जब पढ़ा रहे थे आप कॉपी में लिख रहे थे, ऐसे तो कोई भी बता देगा। 6, 8, 12 गुरुजी त्रिक भाव। हाँ, ये तो फाइन लगेगा, बता रहा हूँ। अब आप बताइए मारक भाव किसे कहते हैं? 2 और 7। प्रबल मारक भाव कौन सा होता है, सप्तम या द्वितीय? सप्तम। सप्तम या द्वितीय? द्वितीय होता है, द्वितीय होता है। बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो चलिए, दोबारा भी पढ़ाई हो चुका है। अब जो है सबसे पहले सभी लोग म्यूट कर ले। सबसे पहले कौन उत्तर देगा? चलिए, द्वादश भावों का नाम। तो सभी लोग म्यूट खोल लीजिए, तैयार हो जाइए। कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में? जो पहले उत्तर देगा वही विनर है। तो बताइए उपचय भाव किसे कहते हैं? 3, 6, 10, 11। 3, 6, 10, 11।
बिल्कुल सटीक उत्तर है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर। म्यूट खोल लीजिए, कोई बात नहीं। अब बताइए पणभर भाव किसे कहते हैं? 2 5 2 5 8 11। 8 11। बिल्कुल सटीक उत्तर है। अब बताइए त्रिषणाय भाव किसे कहते हैं? त्रिषणाय। 3 6 3 11। 6 11। 11। बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो चलिए आप बताते हैं त्रिकोण भाव। 1 5 9। 5 9। बिल्कुल। और कोण भाव किसे कहते हैं? 5 कोण 9। भाव। 5 9। बिल्कुल सटीक उत्तर है। चतुरस्र भाव किसे कहते हैं? 4 8। 4 8। बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो चलिए नेत्र भाव किसे कहते हैं? 2 12। 2 10। बिल्कुल 2 10। 2 12 2 2 12। 12 2 12। 2 12। जी। अब बताइए त्रिक भाव किसे कहते हैं? त्रिक भाव। 6 8 6 8 12। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लगता है अपोक्लिम भाव बताइए। 3 6 9 12। 12। बताइए। 3 6 9 12। बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। याद करने में किन्हीं को कोई कठिनाई हुई बताइए। नहीं गुरुदेव। ये देखिए अब याद तो आपको करना है, कक्षा में जो है याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे तो ऐसे काम नहीं बनेगा। ठीक है ना? ये तो लिख रखे हैं। कोशिश करेंगे अब गुरुजी याद चलिए करने की। अब देखते हैं शनि किन के ऊपर चढ़ बैठा है। ठीक है, शनि के ढैया और 7.5 कटने वाला तो नहीं है। चलिए कितना टाइम है? 10 मिनट है। आज शनि की ढैया और 7.5 जानते हैं। गुरुजी एक प्रश्न था, हाँ बताइए। द्वितीय भाव को प्रबल मारक क्यों बोलते हैं गुरुजी? देखिए वो जो प्रबल महारक इसलिए होता है, एक तो धन है। धन सब समस्याओं का समस्या भी है और समाधान भी है। जी जी। धन से ही देखिए महाभारत किससे हुआ? धन को लेकर के हुआ। जी भाई भाइयों में महाभारत कहाँ से होता है? धन से लेकर के होता है। समझ रहे हैं? अरे जिसके पास कुछ है ही नहीं तो उनको कौन, न चोरी होगा न कुछ होगा न टेंशन, वो फकीरी में मस्ती में रहता है। अब जिनके पास पैसा को हमेशा डर बना रहता है। तो ठीक है, अब हम कोई जानते हैं। ये नहीं है। हाँ चलिए 10 मिनट में देखते हैं शनि की ढैया और 7.5 किन किन को चढ़ने वाला है। तैयार हो जाइए। तैयार हैं? जी जी आगे बढ़िए गुरुजी। चलिए तैयार। अब ये श्लोक क्या कह रहा है? द्वादशे जन्मगे राशौ द्वितीये च शनैश्चरः सार्धानि 7 वर्षाणि तदा दुःखैर्युतो भवेत्। अर्थात इस श्लोक का अर्थ हम कहते हैं, जन्म राशि से एक कुंडली में बनाता हूं फिर आपको बताता हूं। अब वर्तमान व्यक्ति का, किसी का मेष है, किसी का वृष है, किसी का मिथुन है, कर्कट है। ऐसे क्या है कि ये जो है ब्रह्मांड है, ये ग्रह घूमते रहते हैं। वर्तमान में चंद्रमा तुला राशि पर है, राहु वृष राशि पर इत्यादि घूम रहे हैं। अब अपने जन्म राशि से गिनने पर, जन्म राशि में बैठा हो शनि, या जन्म राशि से द्वितीय में बैठा हो, या जन्म राशि से गिनने पर 12 नंबर पे अगर बैठा हो, तो शनि की 7.5 साल तक जानना चाहिए। अर्थात शनि की 7.5 क्यों जानना चाहिए? शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। अर्थात जब रहता है तो आगे राशि, अगली राशि को भी प्रभाव डालता है और पिछली राशि को भी 2.5 साल का प्रभाव डालता है, और जिस राशि में बैठा है उस राशि को भी प्रभाव डालने के कारण अगली राशि को 2.5 वर्ष, जिस राशि पर बैठा है उसको 2.5 वर्ष, और पिछले राशि पर जो बैठा है उसे 2.5 वर्ष मिला करके 7.5 वर्ष प्रभाव में डालता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? अब यहां देखिए शनि जो ग्रह है 10 नंबर की राशि मकर में बैठा है। मकर राशि में बैठा है। अब शनि एक राशि पर जो 30 अंश होती है, इसको 30 महीने में भोग करता है, अर्थात 2.5 वर्ष में भोग करता है। 2.5 वर्ष में 30 महीने होते हैं। तो शनि अगली राशि को 2.5 वर्ष 30 महीने प्रभाव में डालता है,
और शनि जिस राशि पर बैठा है उसको 2.5 वर्ष प्रभाव में लेता है, और शनि से पिछली राशि को 2.5 वर्ष अपने प्रभाव में लेता है। तो इसलिए 2.5 वर्ष अगली राशि, 2.5 वर्ष जो है इस राशि, और 2.5 वर्ष ये पिछले राशि को मिला करके टोटल 7.5 साल होता है। तो वर्तमान में जो अगली राशि होगी 2.5 वर्ष, इसको सर में प्रभाव डालेगा, और शनि जिस राशि पर बैठा है उसको छाती पर 2.5 वर्ष प्रभाव डालेगा, और शनि से जो पिछली राशि होगी पैर में उतरते हुए शनि 2.5 साल प्रभाव डालेगा। 2.5 साल अगली राशि को सर पर, शनि जिस राशि पर होता है उसे 2.5 साल छाती पर, और शनि से पिछले राशि को 2.5 साल उतरते हुए पैर में प्रभाव डालता है। ठीक है। अब शनि जो है अभी मकर राशि पर है, तो शनि की 7.5 चल रहा है कुंभ राशि को, इसको 7.5 साल तक प्रभाव चपेटे में रहेगा। अब ये शनि जिस राशि पर स्थित होता है उसको मध्य 7.5 हृदय पर इसको 5 साल तक रहेगा, और इसका पैर में उतरते ये 5 साल, हृदय में 5 साल नहीं रहेगा, हृदय में 2.5 वर्ष रहेगा। जब 2.5 वर्ष के बाद शनि 30 अंश भोग करके जब कुंभ राशि में चला जाएगा तो इसका फिर 2.5 साल पैर में आएगा। सर में 2.5 साल, छाती पे 2.5 साल, पैर में 2.5 साल रहता है। ठीक है। अब जब शनि 10 नंबर से 11 नंबर के राशि में आएगा तो पैर में उतरते हुए कुंभ राशि में 2.5 साल प्रभाव डालेगा। तो अभी वर्तमान में पैर में उतरते हुए इसको सर पर, कुंभ राशि को और मकर राशि को छाती पर, और धनु राशि को पैर पर उतरते हुए शनि का प्रभाव 7.5 वर्तमान में चल रहा है। अब शनि जैसे ही अब इसका मकर राशि पे हृदय पर चल रहा है, तो मकर से जैसे ही कुंभ राशि पर शनि आ जाएगा तो इसमें अभी जो छाती पर था, तो छाती से क्या होगा, शनि से अगले राशि को, मीन राशि को 7.5 सर पे प्रारंभ हो जाएगी। इसको जो है कुंभ राशि को अभी जो वर्तमान में जब शनि यहाँ था मकर में तो इसको सर पर था, तो जब यहाँ से कुंभ, मकर से कुंभ में आएगा तो हृदय पर 2.5 साल फिर हो जाएगा। फिर शनि से द्वादश होने के कारण, ये राशि होने के कारण इसको क्या हुआ, पैर में उतरते हुए प्रभाव डालेगा, ऐसा जानना चाहिए। तो सभी को समझ में आया कि नहीं, बताएं। आ गया गुरुदेव। हाँ जी गुरु जी, आ गया। अब शनि मान लीजिए मेष राशि पे है, शनि गोचर कर रहा है मेष राशि पर, तो वृष राशि वालों को शनि के 7.5 सर पे 2.5 साल रहेगी। मेष राशि को हृदय पर 5 साल जो है प्रभाव डालेगा, और मीन राशि को पैर में उतरते हुए 2.5 साल प्रभाव डालेगा। तो बताइए किन किन को शनि की 7.5 चढ़ गया, बताइए यहाँ कौन कौन से मकर, कुंभ और धनु राशि वाले हैं, किन्हीं को चढ़ा तो कि नहीं चढ़ा? कहाँ से देखा जाता है गुरु जी, कुंडली से कि नहीं? इतने दिन से कुंडली पढ़ रहे हैं। से देखा नहीं जाता है, ये ग्रह तो घूमते रहते हैं ना। अपना लग्न देखिए किस लग्न में आप पैदा हुए। आप बताइए सबसे पहले देखिए आपका राशि क्या है, आपका राशि से मतलब है ये। अभी वर्तमान में मेष, वृष, मिथुन, कर्कट अन्य किसी राशि को नहीं लगा है, बस 3 राशि को ही लगा है, कुंभ राशि, मकर राशि और धनु राशि को। इनको 7.5 की चपेटे में है। और शनि की ढैया कैसे देखते हैं, आइए हम ढैया को जानते हैं, प्रारंभ करते हैं। ढैया कैसे देखा जाता है, शनि जिस राशि पर गोचर कर रहा है, शनि से घटती हुई क्रम में 4था और 8वां को शनि की ढैया होती है। तो शनि 10 नंबर राशि पर है, मकर राशि, अब घटती हुई 4था क्रम में, तो शनि जिस राशि पर बैठा है उसे 1, 2, 3, 4, ये घटती हुई क्रम में ये 4था राशि हो गया। फिर 5, 6, 7, 8 ये अष्टम हो गया। तो वर्तमान में 3 नंबर की मिथुन राशि को शनि की ढैया चल रही है, और तुला राशि को शनि की ढैया चल रही है। ठीक है। ढैया का प्रभाव कम होता है क्या गुरुदेव? नहीं, वो तो 7.5 लपेटे में लेता है, 2.5 साल लपेटे में लेगा। मेरा मिथुन लग्न है। लग्न से मतलब नहीं है, आपका जन्म राशि से मतलब है। ठीक है।
लग्न से नहीं, राशि से, जन्म आपका राशि। जो राशि, हाँ जन्म राशि- नक्षत्र राशि, जन्म राशि बुलाने मिथुन का है। नाम से कोई नहीं है, नहीं नहीं मिथुन राशि जन्म बोलिए। नक्षत्र। जन्म नक्षत्र। गुरु जी से पता नहीं है उसे। अब शनि मान लीजिए यहाँ है घटती हुई मान लीजिए शनि जो है, अब देखिए कुंभ राशि में आप मान लीजिए ये 2.5 साल बाद चेंज करेगा, तो शनि से घटती हुई क्रम में, न कि बढ़ती हुई क्रम में, 11 से 12 नहीं गिनेंगे, ढैया गिनना हो तो घटती हुई क्रम में, तो शनि जिस राशि पर होगा 1, अगली राशि 2, 3, 4, इसको शनि की ढैया, 5, 6, 7, 8, इसको अष्टम। तो शनि जब कुंभ राशि में होगा तो कर्कट राशि वाले जो जातक है और वृश्चिक राशि वाले जो जातक है, इनको शनि की ढैया लपेटे में लेगा। 2.5 साल जो है पैसे की हानि होगी, शारीरिक हानि होगी, मानसिक तनाव इत्यादि होगा, ऐसा जानना चाहिए। आज के लिए इतना ही कटने वाला है, फिर जुड़ जाइएगा। सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं, और ये गुरुजी ये कुंडली आज की बनाएंगे तभी पता चलेगा ना, तो ऐसे। हाँ, ये कुंडली आज की आप देखिए, ये तो अभी की वर्तमान में ग्रह का पोजीशन है। ये ग्रह हाँ वही अभी तो। कौन कौन से राशि पर स्थित है, तो हमको देखना ये राशि पर है। समझ गए, मतलब आज की कुंडली बनानी पड़ेगी तो देखने के लिए, जैसे कल हो तो फिर कल की देखनी पड़ेगी ऐसा। हाँ हाँ, आज की कुंडली देखिए, ग्रह कहाँ घूम रहे हैं। जी जी। और आपके कुंडली से मतलब नहीं है, आपके राशि से मतलब है। राशि से मतलब, कुंडली में हाँ जैसे मेरा आपका राशि है राशि तो। से, जन्म राशि से मतलब है, ठीक है। कल भी मैं समझाऊंगा, दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ जितने लोग हैं सबका उदाहरण दे दे करके भी समझाऊंगा, ठीक है। जी जी ठीक। तो बताइए किन किन को शनि की 7.5 चढ़ गया, ढैया चढ़ गया, बताइए। यहाँ कौन कौन मिथुन राशि और मेरे तुला को राशि, मकर कुंभ धनु राशि वाले हैं? मेरी मकर राशि मेरे को है, नहीं बट चढ़ा, मेरा पता नहीं मीन गुरु राशि की है। जन्म राशि है कि ऐसे नाम राशि। कुंभ वाला को ढैया की 7.5 गुरुजी। कुंभ राशि को तो सर पे 7.5 प्रारंभ हो चुका है। मेरी मकर राशि है गुरु जी। ये शनि की 7.5 कब प्रारंभ हुई? कुंभ राशि को 24 जनवरी 2020 को धनु राशि से मकर राशि में आया है शनि। तो 24